सिफली के गंदे इल्म के माहरीन के गलीज तरीन और हैरत अंगेज कारनामे, मुस्तकबल में झांकने वाली उन कुव्वतों का जिक्र जो इंसान को अंगश्तें बंधा कर देती है, किसी ऐसे इलाके की तहजीब की हैरत अंगेज और हौलनाक रस्में जो बदन के रोंगटे अलफ कर देती हैं, जादू टूने जंतर मंतर और टोटके के नाकाबिले यकीन चमत्कार, खुदा के किसी बरगजीदा बुजुर्ग और मजजूब के करिश्मों और मोर्जों की तफसील, होलनाक पुर इसरार और नाकाबिले यकीन माहौल के पसे मंजर में लिखी जाने वाली खौफनाक कुछ ऐसी ही वजह थी कि जिसने आपको भी डॉक्टर बनकर दुखी लोगों की सच्चाई करने से रोक दिया। इस बार वो कदर बेतकल्फी से बोला और हम दोनों तकरीबन एक ही कश्ती के सवार हैं। शुरू में मुझे रास्ता तब्दील के वक्त करते वक्त बेबसी का एहसास हुआ था और एक धचका सा लगा था। ख्वाब चकनाचूर हो जाएं तो इंसान को मलाल तो होता है, लेकिन उस्ताद की मोहब्बत और शफकत ने मुझे महरूमी का शिकार होने से बचा लिया और वो बड़ी खूबियों का मालिक है। उस्ताद ने मेरे बारे में तुम लोगों को क्या हदायत दी हैं, और उसने सिर्फ इतना कहलवाया था कि आपको खान दिलावर से कम ना समझा जाए। राजू ने मुस्कुराकर कहा, और मुझे यकीन है कि उस्ताद जैसे जोहर शनास ने आपको अपने तजर्बे की कसौटी पर पूरा उतरने के बाद ही इज्जत बख्शी होगी। मैं बड़ी रात तक राजू को कुरीद कर शीरा के बारे में मालूमात हासिल करता रहा और उसने मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की। राजू की फराहम करदा मालूमात के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शीरा के 3 अड्डे थे और जहां उसके आदमी शबो रोज़ जायज़ व नाजायज़ धंधों में मसरूफ़ रहते और हर अड्डे का निज़ाम अलग अलग अफराद के ज़िम्मे था। वो स्याह सफ़ेद के मालिक होने के बावजूद शीरा के इशारे के बगैर कोई कदम नहीं उठाते थे। अड्डे के सरबराह कानून नाफज करने वाले इदारों की काली भेड़ों का ख्याल बड़ी पाबंदी से रखते और उनको भत्ते की रकम हमेशा बर वक़्त पहुँचाई जाती, जिसके इवज़ वो शीरा के कारोबार का ख़ास ख्याल रखते और आने वाले ख़तरों की निशानदही करते रहते, जिसकी वजह से पुलिस का रेड हमेशा नाकाम हो जाती। और उसके अलावा शीरा ने हर अड्डे के निज़ाम को कुछ इस तरह वाज़ेह किया था कि महज 15 मिनट के नोटिस के पर मखसूस कारिंदे तमाम सबूत अंडरग्राउंड करके मैदान साफ कर देने में मुकम्मल महारत रखते थे। शेरा ने अपने आदमियों के दरमियान छोटे बड़े की तमीज़ मिटा रखी थी और वह सबको एक नज़र से देखने का आदी था। सिर्फ अड्डों के सरबराह हर मामले में जवाबदेही के पाबंद होते और बज़ाहिर वो कारिंदे को इज्जत की निगाह से देखता था, हर तरह से उसका ख्याल रखता, मगर कोई उसके साथ फरेब करे तो वह बख्श देने के असूल के खिलाफ था। ऐसे अफराद को वो इस कदर होलनाक और इब्बतनाक सज़ाएं देता कि दूसरे कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो जाते। उस्ताद ने मेरे सिलसिले में कोई ख़ास हदायत भी की है और मैंने कुछ सोच कर सवाल किया। जी हाँ, और मुझे इस बात के लिए पाबंद किया गया है कि हर तरीके से आपका ख्याल रखूं। और उसने बड़ी संजीदगी से कहा, आप मुझे अपना बॉडीगार्ड भी समझ सकते हैं। मैं दोस्ती और मोहब्बत के रिश्तों को ज़्यादा मुकद्दम समझता हूं। और मैंने अपनायत का इजहार किया। ज़रा नवाज़े आपकी। और वह मुस्कुराया। उस्ताद ने जेल से रहा होते वक्त मुझे एक नसीहत की थी और मैंने कुछ तवक्कुफ़ के बाद कहा, मुझे एक ज़रूरी और अहम काम निपटाना है और इस सिलसिले में मुझे तुम्हारी मालूमात से इस्तिफ़ादा हासिल करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि अब आप आराम करें। और राजू ने मेरी बात को नज़रअंदाज करते हुए दोस्ताना अंदाज में मशवरा दिया, और बाकी बातें सुबह भी हो सकती हैं। मैं थका हुआ था, इसलिए मैंने भी राजू का मशवरा कबूल कर लिया और उस रात एक तवील अरसे के बाद मैं घोड़े बेच कर सोया। सुबह बेदार हुआ तो जहन का बोझ दूर हो चुका था। गर्म पानी से गुस्ल करने के बाद तबीयत और हल्की हो गई और राजू ने गुज़श्ता रात ही मुझे वो अलमारी दिखा दी जिसमें लिबास और दूसरी ज़रूरत की तमाम चीज़ें पहले से ही मौजूद थीं। नाश्ते के सिलसिले में भी राजू ने खासा एहतमाम किया और नाश्ते के दौरान में भी हमारी दरमियान शीरा की बातें होती रहीं और मुझे राजू से मिले 24 घंटे भी नहीं हुए थे, लेकिन मैं ऐसे महसूस कर रहा था जैसे हम बरसों से एक दूसरे के वाकिफ़ हैं। वो मध्यम मगर ठोस लबो लहजे में गुफ्तगू करने का आदी था। जहानत और दूर अंदेशी उसकी निगाहों से छलकती और वह दूसरों को अपनी बातों से गर्विदा कर लेने के फ़न से वाकिफ़ था।
नाश्ते से फारग होकर मैं दोबारा अपनी ख्वाबगाह में आ गया और राजू मुझसे किसी ज़रूरी काम से जाने को कहकर चला गया। मैं बिस्तर पर नींद दराज होकर आने वाले कल के बारे में सोचने लगा। मैंने ज़हनी तौर पर खुद को हालात के नए सांचों में डालने का इरादा कर लिया। उस नई ज़िंदगी की इब्तिदा मैं शेरा के मशवरे से करना चाहता था और ख़ुद को मनमानी की खातिर मुझे भी शॉर्टकट इख्तियार करना लाजम था। मुझ पर उन अफराद के कर्ज बाकी थे जिन्होंने बड़ी दीदा दिलरी से मुझसे शराफत की ज़िंदगी बसर करने का हक छीन लिया था। वो मेरी खुशियों के कातिल थे और वही मेरी ज़िंदगी को एक नया मोड़ देने के ज़िम्मेदार थे। उन्हीं की बदौलत मैं अपने वालिद की आखिरी रसूमात में हिस्सा लेने के हक से भी महरूम रहा और मैं उन तलख हकीकतों को कैसे फरामोश कर देता। 3 साल की कैद बामशक्कत की अज़ीतें और कर्बनाक लम्हे मेरे ज़हन में ताज़ा थे। शेरा ने मेरा हाथ थाम कर जीने का सहारा ना दिया होता तो शायद मैं घुट घुट कर ख़त्म हो जाता। मायूसी और बेकसी की शिद्दत का एहसास मुझे पागल भी कर सकता था। ऐसी सूरत में किसी पागल खाने में ज़िंदगी सिसक सिसक कर दम तोड़ तो देती और मुझे लावारसों की तरह दफना दिया जाता। मेरे जहन में गर्म आंधियों के झक्कड़ चल रहे थे और इंतकाम का जो लावा उबल रहा था वह सर्द होने का नाम नहीं ले रहा था। किस्मत ने मुझे सुनहरी मौका अता किया और मैं उसे ज़ाया करना नहीं चाहता था। मेरी फहरिस्त पर पहला नाम शब्बीर का था और जिसने मौत की हौलनाक धमकी देकर मेरी ज़ुबान पर कफल डाल दिए थे। मैं कमज़ोर था इसलिए ताकत के सामने सुरंगो हो गया, मगर अब हालात मुख्तलिफ थे। कल मेरे दुश्मनों ने मुझे गुमराही के अंधेरे खड्ड में धकेल कर मौत से हमकिनार करने की चाल चली थी और वो अपना किरदार अदा कर चुके थे। अब मेरी बारी थी। वक्त की गर्दश ने अपना रुख तब्दील कर लिया था और जो बाजी मेरे हक में मात होते होते रह गई थी अब मेरे इख्तियार में थी। मैं अपने ख्यालात में न जाने कितनी देर तक मुस्तगरक रहा और फिर राजू की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। ख्वाबगाह में दाखिल होने के बाद शायद वो मेरे चेहरे के तासरात से मेरे वजूद के अंदर उठने वाले तूफ़ान की शिद्दतों का अंदाज़ा लगा चुका था। आप कुछ परेशान हैं और उससे मुझे कुरीदने की कोशिश की। मैंने कल रात तुमसे उस्ताद की नसीहत की बात की थी और मैंने उसके जुमले को नज़रअंदाज करते हुए कहा, मुझे याद है, और उस ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया, उस्ताद ने शायद आपको कोई ज़रूरी काम सौंपा होगा। हाँ, और मैं इस काम को वक्त ज़ाया किए बगैर निपटाना चाहता हूँ। मैंने बड़ी संजीदगी से कहा, मैं हर खिदमत के लिए हाज़िर हूँ, लेकिन फ़िलहाल आपको एक ज़हमत उठाना पड़ेगी। वो क्या? और मैंने राजू का वजाहत तलब नज़रों से घूरा। आपका कोई मुलाकाती ड्राइंग रूम में बैठा है और आप पहले उससे मुलाकात कर लें तो मैं गलतफहमी हुई होगी। और मैं टूटे हुए लहजे में बोला, और अब इस शहर में अपना शनास कोई नहीं, फिर भी आप उसे एक नज़र देख तो लें तो कोई हर्ज नहीं। मैंने राजू की बात का फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया और मुझे जेल से रहा हुए अभी पूरे 24 घंटे भी नहीं हुए थे और मेरा कोई मुलाकाती पैदा हो गया। कौन हो सकता है? और वो जिसने 3 साल गुजरने जाने के बाद भी मुझे याद रखा। मैं अपनी याददाश्त को कुरीता रहा और उठकर राजू के साथ ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो मेरी रगों में गर्दिश करते हुए खून की हिद्दत यकलख्त कई गुना तेज़ हो गई। सीने में दबी दबी चिंगारियों ने पलक झपकते में भड़क कर खतरनाक शोलों की शक्ल इख्तियार कर ली। ड्राइंग रूम में जो शख्स मौजूद था और मैंने उसे पहले ही नज़र में शनाख्त कर लिया और वह शब्बीर के सिवा कोई और ना था। वो पहला कंकर था जिसने मेरी ज़िंदगी की खामोश और ठहरी हुई लहरों से टकरा कर तलातुम की सूरत पैदा कर दी थी। उसे अपने रूबरू देखकर मेरी आंखों में खून उतर आया और मुझे बाप की वहशत और दीवानगी का वो मंजर याद आ गया जब पुलिस के कारिंदों ने उस पर रहम खाने के बजाय बेदर्दी से घसीट कर मेरी निगाहों से दूर कर दिया था। शब्बीर मेरी बर्बादी का पहला बाप था और मैं उसे कैसे फरामोश कर सकता था। मुझे ये बात समझने में देर नहीं लगी कि राजू ने गुज़श्ता रात मेरी बात को नज़रअंदाज करके आराम करने का मशवरा क्यों दिया था। शायद उसे इल्म था कि शेरा ने मुझे जेल से रुखसत होते वक्त क्या नसीहत की थी और उसने खिलाफ़े तवक्का शब्बीर को अचानक मेरे सामने लाकर चौंका देने का जो प्रोग्राम मरतब किया था उसमें उसे मायूसी नहीं हुई थी। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि शब्बीर भी मुझे सामने देखकर शशदा रह गया और वो मुझे इस तरह आंखें फाड़े और पलक झपकाए बगैर देख रहा था जैसे उसे अपनी कुव्वत बेनाई पर यकीन ना आया हो। उसके ख्याल में मुझे पहले मर जाना चाहिए था। नफ़रत और हकारत के साथ साथ
मुझे मुसर्रत का एहसास भी गुदगुदा रहा था और कल तक मैं शब्बीर से खौफजदा था और उसके एक जुमले ने मेरी रातों की नींद हराम कर दी थी। मैं मोहरे बल्ब अपनी ज़िंदगी को हादसात की भीड़ चढ़ाने पर मजबूर हो गया था और मौत की दहशत ने उस वक़्त मेरी रगों में खून को मंजमद कर दिया और मैं बेगुनाह होने के बावजूद अपनी सफाई में ज़ुबान खोलने से कासर था। लेकिन अब वक़्त का पासा अचानक पलट गया और आज शब्बीर की आंखों में मौत के साए कपकपा रहे थे और मैं सीना ताने उसके घूर रहा था। उसके चेहरे पर नज़र आने वाली सुर्खी रफ्ता रफ्ता मानद पड़ती जा रही थी और मैंने उसे कोई धमकी नहीं दी, लेकिन उसे वक़्त के करवट बदलने का बखूबी अंदाज़ा हो गया। शेरा के अड्डे पर राजू के साथ देखकर शायद उसे मेरी कुव्वत का एहसास हो चुका था और मैं दिल ही दिल में हालात की तब्दीली पर लुत्फ़ अंदोज़ होता रहा। और फिर मैंने उसे घूरते हुए इस्तेहज़ाइया लहजे में कहा, डॉक्टर शब्बीर, कहीं तुम्हें शिनाख्त करने में मेरी निगाहें धोखा तो नहीं खा रही? वो खामोश खड़ा रहा और गालबन वो अपने जहन के इंतशार को दूर करने में कामयाब नहीं हो सका था। खाकसार को रशीद अहमद कहते हैं और मैंने उसकी याददाश्त को झंझोड़ने की खातिर बड़े तलख लहजे में कहा, पहचाना मुझे तुम? उसने मुझे जवाब देने की बजाय राजू की सिमत देखकर मुर्दा आवाज़ में कहा, और तुम मुझे यहाँ किसी मरीज़ को दिखाने लाए थे? मेरी जानब गौर से देखो डॉक्टर शब्बीर। और यक लख्त मेरे लहजे में तलखियों का जहर शामिल हो गया। क्या मैं तुम्हें मरीज़ नज़र नहीं आता? और 3 साल पहले के उस दिन को याद करो जब तुमने अपने करख्त लहजे में मेरे वजूद पर एक मोहलक और ख़तरनाक इंजेक्शन का तजर्बा किया था। उस वक़्त मैं गंग रह गया था और सिर्फ देख सकता था, महसूस कर सकता था, लेकिन ज़ुबान खोलने से कासर था। फिर मुझे एक ऐसे सैनिटोरियम में भेज दिया गया जो सेहतमंद दिलो दिमाग के लिए किसी हालत में मौजू नहीं था और वहाँ मेरा मौसर इलाज नहीं हो सका। वहाँ के माहौल ने मुझे ज़हनी खलफशार के मर्ज़ में मुब्तला कर दिया। मेरी शख्सियत तब्दील होती चली गई और आज मैं एक मुख्तलिफ इंसान हूँ। क्या तुम्हारी तजर्बाकार निगाहें इस तब्दीली को नहीं महसूस कर रही? तुम? और वह कुछ कहते कहते रुक गया और मैं महसूस कर रहा था कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपने बिखरते वजूद को समेटने की कोशिश कर रहा था। वो मुझे पहचान चुका था और इसीलिए सोच समझकर कोई चाल चलने पर गौर कर रहा था। 3 साल की कैदे बामुशक्कत बगैर किसी जुर्मो गुनाह के, और मैंने खुल कर ठोस लहजे में कहा, और क्या तुम इसकी अजियत को महसूस कर सकते हो? मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। और उसके जवाब में रियाकारी और मक्कारी की आमेज़श थी। अगर तुम ज़ुबान बंद ना रखते तो शायद मैं तुम्हारी जगह मैं सिर्फ बातों के मरहम से मेरे ज़ख्म बदमल नहीं होंगे। मैं तेवर बदल कर बोला, और तुम्हें अब मेरी इस खामोशी की कीमत अदा करनी पड़ेगी। वो अपनी जगह सरपटा कर रह गया और राजू बदस्तूर खामोश खड़ा हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। तुमको याद होगा कि जब तुमने मुझे ज़ुबान बंद रखने की धमकी दी थी और उस वक़्त तुम किसी सियासी पार्टी के सरगर्म कारकुन थे, शायद अब भी हो। बहरहाल तुम उस तंजीम की खातिर दहशत फैलाकर लोगों को हरासा करने का मकरूह काम सर अंजाम दे रहे थे। हाँ, और अचानक उसने पैंतरा बदल कर मुझे मुतासर करने की कोशिश की। मैं जिस तंजीम से मुंसलिक था वो तो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी है और उस मुल्क पर उसी की हुकूमत है, डॉक्टर शब्बीर। और मैंने उसे तेज़ और बेरहम नज़रों से घूरा। तुम मुझे उस शख्स का नाम और पता बताओगे और जिसने तुम्हारी हैसियत को खरीद रखा था? और अगर मैं इनकार का लफ्ज़ ज़ुबान तक मत लाना। और मेरे लहजे में सफाकी आ गई। मुझे उस्ताद शेरा ने मना किया था कि किसी छोटे और कमज़ोर आदमी पर हथियार उठाने से गुरेज करूं। कल की बात और थी, लेकिन अब मैं कद आवर हो चुका हूं और तुम्हारी हैसियत एक हकीर कपड़े जैसी है जिसमें चुटकी में दबाकर कुचल सकता हूं। वक़्त और हालात ने हमारी शख्सियतों को तब्दील कर दिया है और अब तुम्हें मेरी बात तस्लीम करना होगी। तुम जिस शख्स के बारे में दरियाफ्त कर रहे हो वो अब एक ऊंची कुर्सी पर बैठा है। और वह होंठ चबाते हुए बोला, और वहां तक तुम्हारे हाथ नहीं पहुंच सकेंगे। मैं शब्बीर का जवाब बर्दाश्त नहीं कर सका और मेरा सीधा हाथ बेफिदा में बुलंद होकर पूरी ताकत से लहराया। शब्बीर को इस अचानक जारहाना हमले की तवक्का नहीं थी और इसलिए वो खुद को संभाल ना सका और उसके कदम अपनी जगह से उखड़ चुके थे और पुश्त पर सोफा ना होता तो वह यकीनन ज़मीन बोस हो जाता और मेरी आंखों से खून उबल रहा था। मैंने उसे सोचने समझने और संभलने का मौका नहीं दिया और शेर ने मुझे यही गुर सिखाया था। हरीफ पर ताबड़तोड़ हमला करने में किसी रियायत की गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए। चुनाचा मैंने शब्बीर को सोचने का मौका नहीं दिया और मेरा हाथ और फिर पैर की
बिजली किसी तेजी से हरकत कर रहे थे और शब्बीर चीखता चिल्लाता रहा और अपने बचाव की खातिर इधर उधर भाग दौड़ करता रहा, लेकिन उसने जवाबी हमला करके अपनी मौत को दावत देने की हिम्मत नहीं की। 15 मिनट बाद वह मेरे सामने फर्श पर बेसुध पड़ा लंबे लंबे सांस ले रहा था और उसका लिबास कई जगह से मसक गया था और चेहरे पर जगह जगह खून जमा हुआ नजर आया। होंठ के नीचे खून की एक पतली सी लकीर नजर आ रही थी और जिससे खून आहिस्ता आहिस्ता रस रहा था और उसके कस बाल निकल चुके थे। आंखों में मौत के साए लड़ रहे थे और मुझे उस शख्स का नाम बता दो वरना। इस बार उसने जवाब देने में ताखीर नहीं की और उसकी जुबान कैंची की तरह चलने लगी। फिर मेरे हुक्म पर उसने मतलूबा शख्स को फ़ोन करके एक अहम इत्तला देने की खातिर एक मखसूस जगह मिलने का वक़्त भी दे दिया, लेकिन मैं देख रहा था कि उस अमल के दौरान वो खज़ां के ज़िद में आए हुए किसी कमज़ोर पौधे की मानद सरतापा कपकपा रहा था। गुड, और मैंने उसे हकारत से घूरा, अब तुम उस वक़्त तक मेरे मेहमान रहोगे जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता। मेरा मशवरा है कि तुम अपने इरादे से बाद आ जाओ। और वो आस्तीन में अपने खून को जज़्ब करते हुए बोला, वो खतरनाक लोग हैं और उनके हाथ बहुत लंबे हैं और तुम खसारे में रहोगे। ये सोचना हमारा काम है। और इस मर्तबा मेरी बजाय राजू ने सर्द लहजे में जवाब दिया, तुम सिर्फ अपनी ज़िंदगी की ख्याल बनाओ और अपनी ज़ुबान को तालू से लगा कर रखना, वरना तुम्हारा अंजाम तुम्हारे अंदाजे से भी ज़्यादा भयानक होगा। राजू ने शान उचकाते हुए लापरवाही से कहा और फिर उसने अपने एक साथी को बुलाकर शब्बीर की निगरानी पर तैनात किया और मेरे साथ ड्राइंग रूम से बाहर आ गया। इस वक्त रात के 10:30 का अमल था और जब मैं राजू के साथ समुंदर के साहल के किनारे एक मखसूस मकाम पर कार में बैठा उस शख्स का इंतज़ार कर रहा था और जिसे शब्बीर ने 11 और 11:30 बजे के दरमियान मुलाकात का वक़्त दिया था। वो मेरी ज़िंदगी की पहली मुजरमाना महम थी, लेकिन मैं खौफज़दा नहीं था। मुझे सदा याफ्ता होने की संद पहले ही मिल चुकी थी और मैं जेल में ज़िंदगी गुजारने के ढंग से बखूबी वाकिफ़ हो चुका था। शेरा की रफ़ाकत और उसकी तरबियत ने मुझे बहुत निडर और बेखौफ बना दिया और मैं अपनी सलाहियतों के इस पहले इम्तहान के लिए पूरी तरह आमादा था। शब्बीर ने गलत नहीं कहा था ब्रादर, और राजू ने दबी ज़बान में कहा, और हमने जिस आदमी को यहाँ आने की दावत दी है उसकी जड़ें हुकूमत में बहुत अंदर तक फैली हुई हैं, ऑक्टोपस के खतरनाक पंजों की तरह। क्या कहना चाहते हो? और मैंने राजू को वजाहत तलब नज़रों से देखा। जो काम आप करना चाहते हैं वो इस खाकसार को सौंप दें। और उसके लहजे में खलूस था, तुम यकीनन मुझसे ज़्यादा तजर्बेकार होगे, लेकिन इस मकाम तक पहुंचने की खातिर तुमने भी कभी पहली सीढ़ी पर ज़रूर कदम रखा होगा और मैंने उसे कायल करने की कोशिश की। आज का मार्का मेरे लिए भी एक आजमाइश है और मैं इस मौके पर पीछे नहीं हटना चाहता, लेकिन तुम मेरे साथ हो और मेरे लिए यही बहुत है। और मैंने बड़े संजीदगी से कहा, मेरी एक बात का ख्याल रखना, और जब तक मैं तुम्हारी मदद तलब ना करूं तुम दरमियान में नहीं आओगे। क्या ये आपका हुक्म है? नहीं। और मैंने उसके शाने पर हाथ रखकर बेतकल्फी से कहा, एक छोटी सी दरख्वास्त समझ लो। राजू जवाब में मुस्कुरा दिया और मैं उसके जज्बों की सदाकत को महसूस कर रहा था। हमारे दरमियान एक बार फिर शेरा के मतलब गुफ्तगू होने लगी और ठीक 11:30 बजे सफ़ेद रंग की एक लंबी सी हमसे कुछ फासले पर पहुंचकर रुकी और वो मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मेरे इम्तहान का वक्त सर पर आ पहुंचा था और राजू ने जो असला फराहम किया था वो जिस्म पर मौजूद था। उसके अलावा 2 खंजर मेरे दाएं और बाएं पिंडलियों पर तस्मे से बंधे थे और मेरी निगाहें सफ़ेद रंग की कार पर मरकूज थीं, जिसके रुकने के बाद अगला दरवाज़ा खोलकर एक बॉडी गार्ड किस्म का लंबा तरंबा शख्स शलवार कमीज में बाहर निकला और उसके लिबास के अंदर कहीं खुद कार आतिशी असला भी जरूर रहा होगा। वो तनहा नहीं है ब्रादर। और राजू ने मुझे खबरदार किया, गाड़ी में उसके अलावा एक दो आदमी और भी हो सकते हैं और कम से कम ड्राइवर तो ज़रूर होगा। फिर मुझे भी खिदमत का मौका दें। और वह बड़ी आर्जी से बोला, खुदा न करे कि अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो मैं उस्ताद को क्या मुंह दिखाऊंगा और खुद मेरा ज़मीर भी मुझे मलामत करता रहेगा और एक का मुकाबला होता तो मैं इसरार ना करता। ये मेरी सलाहियतों की आजमाइश की घड़ी है, प्लीज़ तुम मेरा रास्ता रोकने की कोशिश ना करना। राजू ने मेरे लहजे की तपश को महसूस किया तो कसमसाकर खामोश हो गया और मैं गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा और आहिस्ता आहिस्ता सफ़ेद कार की जानब कदम उठाने लगा। फासला जो घटता जा रहा था और मेरी रगों में खौफ की गर्दिश तेज होती गई और मैं पूरी तरह मोहताज था, लेकिन बॉडी गार्ड नुमा शख्स ने आगे बढ़कर मेरा रास्ता रोक लिया। कौन हो तुम?
उसने सर्द लहजे में मुझे मुखातब किया और उसकी उकाबी निगाहें मेरे एक्सरे करने में मसरूफ थी। मुझे तुमसे नहीं, तुम्हारे साहब से बात करनी है। और मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर बेजिगरी का मुजाहरा किया। काम क्या है? और उसने दूसरा सवाल किया। आप साहब से कहो कि मुझे डॉक्टर शबीर ने भेजा है। और मैंने ठोस आवाज़ में उसे हदायत की और मुझे अपने इरादे में नाकामी नहीं हुई। गाड़ी में बैठा हुआ मेरा शिकार करीब आ गया और शबीर के हवाले के बाद मुझे उसके करीब जाने की इजाज़त मिल गई। बॉडीगार्ड ने 2 कदम पीछे हटकर पोजीशन संभाल ली, लेकिन उस वक़्त तक उसने किसी आतिशी असला की नुमाइश की ज़रूरत महसूस नहीं की और गाड़ी में मेरा मतलूबा शख्स तनहा नहीं था और ड्राइवर भी मौजूद था। क्या बात है? और पिछली नशस्त पर बैठे हुए शख्स ने शीशा नीचे करते हुए मुझे गौर से घूरा और शबीर खुद क्यों नहीं आया? उसके सवाल ने मुझे इस बात का यकीन दिला दिया कि वही मेरा मतलूबा आदमी था और मेरे अंदर अथल पथल शुरू हो गई। मुझे अपने बच निकलने के बारे में कोई खुशफहमी नहीं थी, लेकिन इस बात का यकीन था कि मेरा शिकार मेरे हाथ से नहीं बढ़ सकेगा। क्या हम प्राइवेसी में बात नहीं कर सकते? और मैंने ड्राइवर की सिमत देखकर सरगोशी की और जवाब में उसने एक साने को मुझे गौर से देखा और फिर उसने ड्राइवर को बाहर जाने के अहकामात सादर कर दिए। मुझे उसकी हमाकत पर हंसी आई और वह ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद का शिकार था और हुकूमत के नशे और बर्तरी के एहसास ने गालबन उसे ज़हनी तौर पर कलाश कर दिया था। कहो क्या पैगाम है? और ड्राइवर के जाने के बाद उसने पूछा। अपोजिशन के कुछ सर फिरे अफराद हुकूमत के खिलाफ साजिश का जाल बुन रहे हैं। और मैंने बड़ी राजदारी से कहा, और शबीर उनकी निगाहों में आ गया है, इसीलिए वो खुद नहीं आया और हो सकता है कि साजिश की इब्तिदा किसी खौफनाक धमाके से हो और डॉक्टर की इतला के मुताबिक उनका पहला टारगेट म्यूनिसिपल हाल भी हो सकता है। उन हरामजादों के नाम क्या हैं? और उसने घुराते हुए मालूम किया। मुझे उनके बारे में मालूम नहीं, अलबत्ता डॉक्टर शबीर ने एक सरबमहर लफाफा आपके लिए दिया है। और मैंने कोट के अंदर हाथ डालते हुए कहा, और हो सकता है कि उसमें तमाम तफसील दर्ज हो। मैंने वो हरकत कार के दरवाजे पर दोनों कोहनियाँ टिकाकर इस कदर मोहतात अंदाज में की थी कि बॉडीगार्ड भी मेरे हाथों की जुम्बश महसूस नहीं कर सका और रात की तारीकी भी मेरे लिए मुआवन साबित हुई। बंद लिफाफे में अपोजिशन के किसी खुफिया और ख़तरनाक साजिश की इतला ने मेरे शिकार के दिल की धड़कनें ज़रूर तेज़ कर दी होंगी और वह इस इतला को ऊपर पहुंचाकर अपने नंबर बढ़वाने के ख्वाब में देख रहा था। लेकिन जब मैंने बगले होलिस्टर से पिस्तौल निकालकर उसके कुशादा सीने का निशाना लिया तो वह यकलखती थरथराने लगा। खबरदार! और मैंने उसे तंबीह की, अगर ज़ुबान से कोई आवाज़ निकालने की कोशिश की तो तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। क्या चाहते हो? और वह समुंदर के जाग की तरह बैठ गया। उसके चेहरे पर अमारात का एहसास किसी बुझती हुई शमा की मानो टमटमाने लगा। तुम्हारी मौत! नहीं नहीं! और वह भींची भींची आवाज़ में गड़गड़ाने लगा। खुदा के लिए मुझे जान से मत मारो और मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। उसके चेहरे पर मौत के साए लर्द रहे थे और जिस सतून पर उसने अपनी शानदार इमारत की बुनियाद रखी थी वो मतजलजल होनी शुरू हो चुकी थी। मैंने वक्त ज़ाया करने की कोशिश नहीं की और बरक रफ्तारी से पिस्तौल की नाल उसके सीने पर रखकर यके बाद देगरे 2 फायर कर दिए। उसके बाद मैंने नहायत फुर्ती से खुद को नरम रेत पर गिरा दिया और अगर एक लम्हे की भी देर हो जाती तो शायद बॉडीगार्ड की चलाई हुई गोली मेरे वजूद को भी चाट गई होती और मैंने शीरा की दी हुई तरबियत को आजमाने में किसी गफलत का मुजाहरा नहीं किया। ज़मीन पर खुद को गिराने के साथ ही मेरा सीधा हाथ पिंडली पर बंधे हुए खंजर की जनब लपका था और मेरा निशाना खता नहीं हुआ। बॉडीगार्ड के हलक से निकलने वाली कर्बनाक चीख रात के सन्नाटे में दूर तक फैलती हुई चली गई और वह किसी कटे हुए शहीतर की मानो डबडबाता हुआ रेत पर ढेर हो गया। ड्राइवर ने खतरे को महसूस करके जान बचाने की खातिर मुखालिफ सिमत में दौड़ लगा दी और मैं उसे भी बाआसानी शिकार कर सकता था, लेकिन शीरा की नसीहत ने मेरे हाथ रोक लिए और मैंने उसे मारने का इरादा तर्क कर दिया। फिर तेजी से दौड़ता हुआ अपनी कार में जा बैठा और जिसका इंजन राजू ने स्टार्ट कर रखा था उसने फौरी तौर पर मुझसे कोई सवाल नहीं किया और गाड़ी को गेयर में डालकर हवा से बातें करने लगा। मैंने सीट पर सर टिकाकर आंखें बंद कर ली और पहली मुहिम पर मुझे जो कामयाबी नसीब हुई थी उसका एहसास मेरे इंतकाम के जज्बों को थपथपा रहा था। जुराइम की दुनिया में वो मेरा पहला ठोस कदम था। दूसरी सुबह शाया होने वाले अखबारात में वही खबरें थी जो आम तौर पर हुआ करती हैं। अलबत्ता हुकूमत की बसात के एक अहम मोहरे के पिट जाने की खबर जंगल की आग की तरह मुल्क के तूल अर्ज में फैल गई। मरने वाले की खबर को माँ तस्वीर के स्याह हाशिया लगाकर
छापा गया था और इत्तला के मुताबिक बाडी शदीद जख्मी हालत में सरकारी अस्पताल में ज़ैर इलाज था और उसने बयान दिया था कि हमला करने वाले को उसने बहुत करीब से देखा था और दूसरी बार नज़र आने पर उसे बाआसानी शिनाख्त कर लेगा। गाड़ी के ड्राइवर ने भी इसी किस्म का मिलता जुलता दावा किया। मैं जानता था कि उनके बयान में कोई वजन नहीं और वो शायद मुझे हरासा करने की खातिर जाल फैला रहे थे। अखबार में जो तफसील शाया हुई थी वो भी हकीकत के बरअक्स थी। इत्तला के मुताबिक हुकूमत का वो अहम पिट्ठू जब मरहूमैन की फहरिस्त में शामिल हो चुका था, रात 11 और 11:30 के दरमियान एक अहम अजलात में शिरकत के बाद वापस लौट रहा था कि साहली इलाके में वाक़या उसके बंगले से तकरीबन 2 मील के फासले पर चंद दहशत गर्दों ने उसका रास्ता रोक लिया और कातल चौंका तरबियत याफ्ता था, इसलिए मरहूम के बॉडी गार्ड को भी जवाबी कार्रवाई का मौका नहीं मिल सका। कानून नाफज करने वाले इदारों ने हस्बे तवक्का उस कत्ल की साजिश में हस्बे इख्तलाफ को मुलव्वस करने का इजहार किया था और मैंने अखबार पढ़ने के बाद उसे एक तरफ डाल दिया। राजू नाश्ते के बाद मुझसे कुछ कहे बगैर चला गया था और मैं ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठा अपने ख्यालात में महू था कि राजू दाखिल हुआ और वह इस वक्त कुछ थका थका नजर आ रहा था। क्या खबर है, मैंने पूछा। फिलहाल पूरे शहर में अफरा तफरी फैली हुई है, पुलिस हर मकाम पर चौकस नजर आ रही है, राजू ने बताया। और रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे पर भी सादा लिबास वाले मुश्तबा अफराद को सूंघते फिर रहे हैं और जगह जगह गाड़ियां रोक कर तलाशी ली जा रही है। और तुम इन बातों को क्या कहोगे? वक़्त की बर्बादी, उसने कहा। और इस तरह एक तरफ तो आवाम में बेचैनी की लहर दौड़ जाती है और दूसरी जानब मुजरम मोहतात हो जाते हैं। ज़माना चांद तक पहुंच गया और साइंसदान सितारों पर कमंद डालने की कोशिश में मसरूफ़ हैं, लेकिन पुलिस अभी तक घिसे पटे हरबे इस्तेमाल कर रही है और मैं जानता हूं कि इस अछल कूद से क्या होगा। हुकूमत के इशारे पर अपोजिशन के कई बेगुनाह घरों से उठा लिए जाएंगे। अमन व अमान की सूरतें ख़राब करके उसकी जिम्मेदारी भी मुखालफिन के खाते में डाल दी जाएगी। पुलिस मुकाबले की आड़ में नापसंदीदा अफराद को भून दिया जाएगा और मरने वालों के अजीज व कुर्बा ज़्यादा शोर शराबा करेंगे तो उनकी ज़िंदगी का मुआवजा अदा करके जुल्ली सुर्खियों में उसकी तशहीर की जाएगी। डॉक्टर शबीर के बारे में तुमने क्या सोचा? और मैंने कुछ सोच कर कहा, और क्या उसे छोड़ देना मुनासिब होगा? और मैंने उसे सुबह ही आज़ाद कर दिया है। क्या मतलब? मैं चौंक उठा। मुझे अफसोस है ब्रादर कि मैं जल्दी में आपसे मशवरा नहीं कर सका। और राजू ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है कि वो अब सिर्फ हमारे इशारों पर नाचेगा। लेकिन मुझे अंदेशा था कि ज़ख्मी होने वाला बॉडी गार्ड आपको शिनाख्त कर सकता है। मैंने डॉक्टर शबीर की वफादारी को आजमाने के लिए उसकी रिहाई को बॉडी गार्ड की मौत से मशरूत कर दिया। और राजू ने संजीदगी से कहा, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि बॉडी गार्ड अब इस दुनिया में नहीं। गुड। और मैं राजू की जहानत की दाद दरिए बगैर न रह सका। बॉडी गार्ड की ज़िंदगी मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर सकती थी और मैं जज्बात की रोह में से फरामोश कर बैठा था, लेकिन राजू ने उस मामूली खदशे को भी नज़रअंदाज नहीं किया और हम कुछ देर तक उसी मौजू पर बात करते रहे। और फिर अचानक मुझे कादम पाशा का ख्याल आ गया और मैंने राजू से उसके बारे में दरियाफ़त किया तो वो एक ठंडी सांस लेकर बड़े उदास लहजे में बोला, मोहब्बत, सियासत और जंग में हर कमीनगी को जायज़ समझा जाता है और मैं कादम पाशा को बहुत करीब से जानता था। क्या? और मुझे धचका सा लगा, क्या वो अब इस दुनिया में नहीं? और मैंने हैरत से पूछा। मैंने उसे कई बार समझाया था कि तालीमी इदारों में सियासी सरगर्मियों से बात आ जाए, लेकिन वो जिस नेक मकसद के लिए काम कर रहा था उसे छोड़ने पर आमादा नहीं हुआ। अजीब सर फिरा नौजवान था और इस पर कई बार कातिलाना हमले हुए और वह बार बार मोर्जाती तौर पर बढ़ता रहा। उसका मिशन उन लोगों को बेनकाब करना था जो नौजवान तालब इल्मों को अपने मतलब की खातर सिक्कों की चमक दिखाकर गंदी सियासत में मुलव्वस करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते थे। मगर मौत तो बरहक है ब्रादर, और एक रोज़ वो गोली काम कर गए जिस पर उसका नाम लिखा जा चुका था। क्या तुम उन लोगों से वाकिफ़ हो जो उसकी मौत के जिम्मेदार हैं? हाँ। और राजू ने होंठ चबाते हुए जवाब दिया। और वह हराम का तुखम उसी जमात का सरबराह था जिसके लिए कादम पातशाह ने अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा रखी थी। मैं समझा नहीं और मैंने तज्जुब का इजहार किया। दौलत और कुर्सी दोनों का नशा बड़ा दलील होता है। और राजू ने मुझे तफसील बताते हुए कहा, मैं जिस शख्स की बात कर रहा हूँ वो भी दौलत और कुर्सी के लालच में आकर फरोख्त हो गया था और उसकी निशानदही पर कई बेगुनाह काम आ गए। कादम पाशा को कॉलेज के हाथे में गोली मारी गई, मगर पुलिस आज तक कातलों का सुराग नहीं लगा सकी और अपना पेट सबको अजीज होता है।
काज़म पाशा मेरा हम जमात था और मैंने संजीदगी से कहा, हमारे ताल्लुकात इतने गहरे नहीं रहे थे कि मैं उसे दोस्ती का नाम दिया जा सके, बस वाजबी सी शनासाई थी। लेकिन मैं जिस हादसे का शिकार होकर जेल गया था उसने रास्ते में और इत्तफाकन काज़म पाशा से भी मेरा एक तल्लुक पैदा कर दिया। और मैंने राजू को तफसील से आगाह किया तो वो मुस्कुरा कर बोला, ये भी अजीब इत्तफाक है, और आप जिस सब इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं वो उस्ताद का ख़ास गुलाम है। हो सकता है कि उसने भी काज़म पाशा को केस में नत्थी करने के लिए तंजीम के सरबराह से कोई लंबी रकम ईंट ली हो। उस बद किरदार का कोई नाम भी तो होगा, और मैंने कदरे झल्ला कर दरियाफ्त किया। उसका नाम अजमत बेग है। अजमत बेग, और मैं चौंक उठा, और ये तो एक खासी मशहूर मजहबी शख्सियत का नाम है। दाढ़ी की आड़ में शिकार खेलना तो बहुत पुराना मुहावरा है। और राजू जहर खंद लहजे में बोला, और अजमत बेग तो एक नंबर का चलता पुर्जा है, और बगला भगत बनकर दोनों पार्टियों का माल बगैर डका लिए हजम कर रहा है। उसे वजारत की पेशकश भी हुई, लेकिन उसने इनकार कर दिया। हुकूमत से नूरा कुश्ती के पेश नज़र धुआंधार तकरीरें भी करता है, और आए दिन अखबारात के जरिए बयान भी दागता रहता है। और मुझे तो ये भी पता है कि उसकी जड़ें कहाँ कहाँ फैली हुई हैं। आखिरी जुमला अदा करते वक्त राजू बड़े मैनी खेत अंदाज में मुस्कुराया था। क्या तुम मुझे अजमत से मिलवा सकते हो? क्यों नहीं? और राजू ने बड़े एतबार से कहा। और फिर फ़ोन की घंटी बजी तो उसने फ़ोन रिसीव कर उठा लिया और कुछ देर बाद बात करता रहा, और फिर रिसीवर रख कर बोला, आपके लिए खुशखबरी है, और उस्ताद को आपके पहले कारनामे की इत्तला मिल गई है। उसने आपको मुबारकबाद का पैगाम भेजा है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और शेरा के बारे में सोचने लगा। बड़े मुनज़्ज़म तौर पर अपना कारोबार चला रहा था, और उसके लिए जेल के अंदर या बाहर रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, और दोनों जगह उसने अपने कदम पूरी मजबूती से जमा रखे थे। राजू के मशवरे पर मैं एक हफ्ते तक दारुल इस्लाम तक ही महदूद रहा, और फिर एक रात वो मुझे डिफेंस के सबसे गुंजान और खूबसूरत इलाके में वाक़या एक आलीशान कोठी पर ले गया। किसी मसलत पर उसने गाड़ी ड्राइवर के ज़रिए बाहर ही वापस कर दी, और कोठी के बाहर बावर्दी चौकीदार मौजूद थे। लेकिन वो राजू से वाकिफ थे, इसलिए हमें अंदर जाने में किसी किस्म का सामना नहीं करना पड़ा, और एक मुलाजिम ने हमें ड्राइंग रूम तक पहुंचा दिया। मैं ड्राइंग रूम में देखकर शशदा रह गया, और उसकी तारीफ में ज़मीन व आसमान के कलाबे मिलाकर मैं वक्त बर्बाद नहीं करूँगा। सिर्फ इतना ही कह देना काफ़ी होगा कि उसकी सजावट और आराइश पर दोनों हाथों से आंख बंद करके बेदरेग दौलत लुटाई गई थी, और कोठी भी 1500 गज के रकबे पर तामीर थी। मैंने एक सोफे पर बैठते हुए राजू से पूछा, क्या ये कोठी भी उस्ताद के इस्तेमाल में है? जी नहीं, उस्ताद बेहद सादा पसंद वाक़या हुआ है, और वह इस किस्म की फजूलियात और टीम नाम टाम को पसंद नहीं करता। फिर ये किसकी मलकियत है? नाजरीन बेगम की। और राजू ने ज़हर मुस्कुरा कर जवाब दिया, और आप उसे देखेंगे तो इस ड्राइंग रूम का हुस्न भी उसके सामने शर्माता नजर आएगा, और बला की हसीन औरत है, नागन की तरह बल खाकर चलती है, और खासियत भी नागनों जैसी है। उसका डसा पानी की हसरत दिल ही दिल में लिए टिकट कटा जाता है, और यहाँ आम लोगों का गुजर नहीं, सिर्फ वही अफराद आ सकते हैं जिनके पास हराम की दौलत की कोई कमी नहीं होती। हमारा शुमार किन लोगों में है? और मैंने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, मुफ्त के तमाशबीनों में। क्या मतलब? और मैंने राजू की बातों से नाजरीन बेगम के कारोबार का अंदाज़ा लगाते हुए सवाल किया, क्या हम यहाँ कामयाबी का जश्न मनाने आए हैं? ऐसा भी नहीं। और राजू ने कहा, और मुझे मालूम है कि उस्ताद ने आपको हसीन चीज़ों के सिलसिले में क्या नसीहत की होगी। मैं भी उस्ताद की नसीहतों पर आंख बंद करके अमल करने का आदी हूँ, लेकिन कभी कभी ज़रूरत हमें ऐसी जगहों पर आने पर मजबूर कर देती है। और तुम्हें कौन सी ज़रूरत यहाँ खींच लाई? ज़रूरत मेरी नहीं, आपकी है। मैं समझा नहीं, और मैंने हैरत का इजहार किया। कुछ देर और सब्र कर लें ब्रदर, पर्दा उठने के बाद आप सब कुछ समझ लेंगे। और क्या उस्ताद भी नाजरीन के वाकिफ़कारों में से है? और मैंने अपनी मालूमात की खातिर दराफ़त किया। जी हाँ। और राजू ने बड़ी तफसील से कहा, नाजरीन और उस्ताद दोनों एक दूसरे के परस्तार हैं, लेकिन बड़े एतमाद और यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उन दोनों के दरमियान कोई जिस्मानी रिश्ता कभी कायम नहीं हुआ। नाजरीन का शुमार अपने हल्के के उन खुश नसीब
ख़वातीन में होता है, जिनकी चौखट पर कदम रखने के बड़े बड़े सरमायादार भी सिर्फ हसरत कर सकते हैं। लेकिन यही नाज़रीन बेगम उस्ताद की आमद की इत्तला पाकर कोठी के सदर दरवाजे पर इस्तकबाल के लिए मुंतज़िर रहती है और शहर की रूसा नाज़रीन पर पानी की तरह दौलत लुटाते हैं और ये बड़ी पाबंदी से दारुल इस्लाम के लिए 2 लाख का चंदा देती है। दारुल इस्लाम के लिए चंदा? मैं समझा नहीं और मैंने ताज्जुब से पूछा। उस्ताद के पास दौलत की कोई कमी नहीं और वो अगर पत्थर पर भी लात मारे तो उसमें से भी दौलत का चश्मा फूट सकता है। मैंने आपको बताया था कि दारुल इस्लाम में हफ्ते में 1 रोज़ आम इज्तिमा होता है और जिसमें मुफ्त लंगर तकसीम होता है। ये सिलसिला सिर्फ दारुल इस्लाम तक महदूद नहीं, हर अड्डे के लिए हफ्ते का एक ख़ास दिन मखसूस है और जिसमें गरीब व मस्कीन शामिल होते हैं। राजू ने अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, और मुफ्त लंगर में हमारी कमाई हुई दौलत नहीं इस्तेमाल होती। ये कारोबार सिर्फ लोगों के दिए हुए चंदा से चलता है और उस्ताद किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। मुखीर लोग खुद अपनी मर्जी और खुशी से बड़ी बड़ी रकमें देते हैं, लेकिन हम उस बात का ख़ास ख्याल रखते हैं कि इस रकम में नाजायज़ राय से कमाई हुई दौलत शामिल ना हो। गोया उस्ताद नाज़रीन की कमाई को हराम नहीं समझता। मुझे राजू की बात पर हैरत हुई थी। ये रात अभी तक हमारी समझ में भी नहीं आ सका और राजू ने जल्दी से कहा, वैसे मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि नाज़रीन वाहद खातून है और जिसकी कमाई को उस्ताद ने लंगर में शामिल करने की इजाज़त दे रखी है। हम गुफ्तगू में मसरूफ़ रहे और थोड़े थोड़े वक्फे के बाद हमारी खातर तवादा का सिलसिला जारी रहा। खिदमत करने वाले शायद गूंगे और बहरे थे। वो खामोशी और बड़े अदब से चुपचाप ट्राली लिए अंदर दाखिल होते और नज़रें झुकाए उल्टे कदमों वापस लौट जाते। फ़िज़ा इतनी सैर अंगेज़ थी कि मुझे वक़्त गुजारने का एहसास नहीं हुआ और मैं राजू की फराहम करदा इत्तलात की रोशनी में शेरा की पहलूदार शख्सियत के ताने बाने जोड़ रहा था कि एक मुलाज़िम दरवाजे पर नमूदार हुआ। मेरा ख्याल था कि वह हमारे लिए नाज़रीन का कोई ख़ास पैगाम लाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आने के वाले के मुंह में शायद ज़ुबान नहीं थी। उसने निगाहों में राजू को कोई इशारा किया और फिर ड्राइंग रूम के दाखिली दरवाजे को अंदर से बंद करता हुआ एक बगली रास्ते से तेज कदम उठाता हुआ नज़रों से उज्जल हो गया। मैंने राजू से उसके बारे में इस्तफसार करना चाहा, मगर उसी लम्हे खुशबू का एक मुअत्तर झोंका आया और जहन को फरत बख्श ताजगी से दो चार कर गया। राजू की निगाहों के ताक़ब में मेरी नज़रें भी मशर की गोशे की सिमत घूम गईं और फिर यूँ लगा जैसे मैं किसी अलफ लैलवी दास्तान का किरदार बन गया हूँ। मशर की दरवाजे से गुजरकर छोटे छोटे कदम उठाती हुई ड्राइंग रूम में दाखिल होने वाली खातून आसमानों पर सजाए जाने वाले अंदर के उखाड़े की कोई हसीन अप्सरा लग रही थी और राजू ने उसके बारे में जो कुछ कहा था वो बहुत कम था। उसकी एक एक जुम्बश दिलों को गरमाने के लिए बहुत काफ़ी थी और वह बला की हसीन थी। उसके जिस्म के एक एक अज़ू से जैसे रोशनी की ठंडी ठंडी ख्वाब आवर किरणें फूट रही थीं। उसका रंगो रूप हर अदा काबिल दी थी और उसकी खुली हुई जुल्फ़ें नागनों की तरह शानों पर बल खा रही थीं। उसकी बादामी गलाफी आंखों में ऐसा जादू था कि जो दिलों को तस्खीर कर सकता था। ख्वाबीदा वो हसीन आंखें जैसे शराब के दो छलकते जाम और जिनसे नशा फूट रहा हो और दराज पलकों की जुम्बश सोने पर सुहागे का काम अंजाम दे रही थी। गालों की सुर्खी लाल बदख्शा से कहीं ज़्यादा दिलफरेब और उसके मखरूती होंठ, सतवा नाक और जिस्मानी नशीबो फराद सब ही क़यामत थे और किस किस अदा की तारीफ़ की जाती। ज़ुबान और अल्फाज की शोला बयानी उसके हुस्न की तारीफ़ करने से कासर थी और वह मुजस्मे शोला थी जिसमें मकनातीसी कशिश कूट कूट कर भरी हुई थी और उसने किसी जेवर की चमक व दमक से अपने वजूद को सजाने की ज़रूरत नहीं महसूस की थी। गालबन उसे एहसास था कि वह बजाते खुद एक ऐसा अनमोल और तराशीदा हीरा है जिसके सामने ज़ोरो जवाहर भी हीच हैं। वो सरतापा क़यामत थी और मैं पलके झपकाए बगैर उसे देखता रहा। मुझे खदशा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं पलकें बंद करूं और वह ख्वाब बनकर मेरी निगाहों से उज्जल हो जाए। होले होले कदम उठाती वो हमारे करीब से बादे नसीम के मुअत्तर झोंके की तरह। फिर ख़ास तौर पर उसने मुझे नज़र भर कर देखा और उसके बाद अपने मखमली जिस्म पर
फिरकती हरेरी लिबास को एक अदाई दिलबराना से समेटकर हमारे सामने सोफे पर बैठ गई। मैं बदस्तूर उसके हुस्न की सहर अंगेजियों में गुम था और फिर जैसे माहौल में नकरई घंटियां सी बज उठी और वो राजू से मुखातब थी, उस्ताद नहीं आए, वो आजकल दौरे पर हैं और तुमने मुझे खबर तक नहीं की। और उसने राजू के मखसूस अंदाज को भांप कर शिकवा किया, क्या मैं उस्ताद के किसी काम नहीं आ सकती थी? हम उस्ताद के ज़ाती मामलात में दखल नहीं दे सकते। राजू ने संजीदगी से कहा, आप जानती हैं कि हम उस्ताद के इशारों पर सिर्फ कुल पुर्जों की मानद हरकत करते हैं। इस वक्त कैसे जहमत की? और उसने बड़े अखलाक से दराफत किया, बरादर को आपसे एक ज़रूरी काम पेश आ गया है। और राजू ने मेरी तरफ इशारा किया, बरादर। और उसने एक बार फिर मुझे बड़ी तवज्जो से देखा और उसकी निगाहों की तपश मेरे वजूद को पिघलाने लगी। मुझे अपना गला खुश्क होता हुआ महसूस हुआ और शायद मैं उसकी निगाहों की ताब नहीं ला सका था। आपकी तारीफ? उसने बदस्तूर मेरी सिबत देखते हुए राजू से पूछा। आप इन्हें खान दरावर ही समझ लें। और राजू ने मेरी अहमियत को उजागर किया तो नाजनीन के होंठों पर गुदाज एक मलकूती मुतबस्सम उभर आया। आपका नाम? और इस बार वो बराह रास्त मुझसे मुखातब थी, रशीद अहमद। और मैंने खुद को संभालते हुए जवाब दिया। मेरा नाम सुनकर उसके चेहरे के तासरात में कुछ नुमाया तब्दीलियां पैदा हो गईं। शायद उसे नाम पसंद नहीं आया था या फिर इस नाम से उसकी ज़िंदगी का कोई अहम तल्लुक जरूर था और उसकी निगाहों में तजस्सुस जाग उठा। मुझे टटोलती नज़रों से देखकर बोली, आपका तल्लुक शायद सूबा पंजाब से। मेरा मतलब यह है कि आप मकामी नहीं मालूम होते। आपका अंदाज़ा गलत नहीं। और मैंने उसकी जहानत की दाद दी। मेरा तलक भावल नगर से है और चिश्तिया में मेरा एक छोटा सा घर है और वहीं मैंने इब्तदाई तालीम हासिल की। उसके बाद वालिद ने मुझे डॉक्टरी की तालीम हासिल करने की खातिर कराची भेजा था, लेकिन वक़्त की गर्दिश ने मेरे बरादर को दौरे पर भेज दिया। और राजू ने बड़ी खूबसूरती से मेरी मुश्किल आसान करते हुए एक ही जुमले में सारी कथा बयान करते हुए कहा, उस्ताद से बरादर की मुलाकात सरकारी मेहमान खाने में हुई थी और अब ये भी हमारी बरादरी में शामिल हो गए हैं। ओह! और वो राजू का जवाब सुनकर मुस्तरब सी हो गई, लेकिन वो फ़ौरन ही खुद पर काबू पाते हुए मुझसे मुखातब हुई। उस्ताद के हवाले से तो आप मेरे लिए और ज़्यादा अजीज़ बन गए हैं। फरमाइए, मैं क्या खिदमत कर सकती हूँ? अगर हमारी इतला गलत नहीं तो आज शायद मोहतरम और आली जनाब अजमत बेग साहब आपके मेहमान खसूसी बनने वाले हैं। और राजू ने हकारत से कहा। अजमत बेग का नाम सुनकर ये बात मेरी समझ में आ गई थी कि राजू मुझे नाजरीन की कोठी पर किस मकसद के लिए ले गया था। अजमत बेग और नाजरीन के पेशानी भी अजमत बेग का नाम सुनकर शिकन आलूद हो गई और उसने पहलू बदल कर कहा, जिनके ज़ाहिर बातिन एक ना हो और कौलो फेल में ज़मीन और आसमान का तजाद हो, वो अफराद मुझे एक आँख नहीं भाते। अजमत बेग तो बड़ा बदजात आदमी है और दिन में मजहब आड़ कर लेकर सीधे सादे मासूम लोगों को फ़रेब देता है। हम उसकी असलियत से पूरी तरह वाकिफ़ हैं। और मैंने बेहद संजीदगी से कहा, उसे कोई मुनासिब सबक देना भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो चुका है और इसी गर्ज से आपके पास हाज़िर हुए हैं। आप इशारा करें और मैं तामील हुक्म से इनकार की जुर्रत नहीं करूँगी। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर सवाल किया, और क्या उसका किस्सा हमेशा के लिए पाक करना है? जी नहीं। और मैंने जल्दी से वजाहत की। दरअसल अजमत बेग ने मेरे एक हम जमात को अपने मफाद के खातिर हालात की सूली पर चढ़ा दिया था और उसी सिलसिले में मुझे उसका कुछ हिसाब चुकता करना है। जान से बाहर ना होता तो हम आपको जहमत ना देते। आप शायद मेरा मतलब समझ रही हैं। अब समझ गई। और उसने बेतकल्फी से जवाब दिया, आप उसे ब्लैकमेल करके पालतू कुत्ते की तरह अपने इशारे पर भौंकने पर मजबूर करने के ख्वाहिशमंद हैं। अगर आपका मंजूर नहीं तो हम कोई दूसरा रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं। और राजू ने चुभते हुए लहजे में कहा, अब ये नहीं हो सकता। उसने राजू को जवाब दिया और फिर मुझे देखकर बड़ी अपनाई से बोली, रशीद साहब पर अब हमारा भी कुछ हक बनता है। और मैं उसकी खुद सपुर्दगी के इस बरबला अंदाज पर गड़बड़ा कर रह गया और ना जाने वो मेरे वजूद में पहले ही मुलाकात में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही थी। कहीं वो उसकी तबीयत का खासा तो नहीं था। और मैंने सोचा, फिर मैंने कुछ कहना चाहा था लेकिन उसने मौका नहीं दिया और यकलख्त बड़ी संजीदगी से बोली, एक छोटी सी दरख्वास्त है आपसे। अजमत बेग जैसे हरफों के
बड़े दोगले शक्ल से दूर ही रहिएगा, और वह अपने मफाद की खातिर बड़ी से बड़ी कमीनगी का सबूत भी दे सकता है, और मैं ये नहीं चाहती कि आप किसी मुसीबत में गिरफ्तार हों। बड़ी गहरी बातें करती हैं आप। और मैंने उसके आखिरी जुमलों को महसूस करके कदरे चुभते हुए अंदाज में पूछा, कहाँ से सीखी हैं ये बातें? ज़माने ने सिखा दी हैं। और उसके होंठों पर एक सोगवार सा तबस्सुम जाग उठा। आप ये सब कुछ देख रहे हैं, और ये मेरी शनाख्त नहीं है, ये उन शुरफा की देन है जिन्होंने मुझे फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दिया। इस इमारत की एक एक ईंट के बोझ तले मेरा मादी सिसक रहा है, और उसकी मट्टी और गारे में मेरे ख्वाब दफन हैं। उसकी बुनियादों में मेरे अरमानों का खून शामिल है, और वो बेतदरीज जज्बाती होती चली गई। और ख्वाबों की ताबीर ना मिले तो फिर बेबसी इंसान का मुकद्दर बन जाती है। रोशन चिरागों की ओट में छुपे अंधेरों तक हर शख्स की नज़र नहीं पहुंच सकती। मुस्कुराहट की कीमत तो सब अदा करते हैं, दर्द का दरमान कौन करता है? अफसोस है कि मुझे शायरी से कोई दिलचस्पी नहीं, और मैंने एक बार फिर बेरुखी का मुजाहरा किया। हम अब इजाज़त चाहेंगे। और राजू ने माहौल की तब्दीली को महसूस करते हुए उठते हुए कहा, और क्या इस बात की उम्मीद रखें कि आप अजमत बे के सिलसिले में हमारे काम आएंगी? उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, और वो भी हमें रुखसत करने की खातर उठ खड़ी हुई। मैंने उसके जवाब में कर्ब की शिद्दत महसूस की, और उसकी सहर आमूज निगाहों में खंडरात की वीरानी उभरने लगी। शायद उसे मेरी किसी जवाब से दुख पहुंचा था, और उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए राजू से कहा, मुझे भूलने की आदत नहीं है, और मैं अपने माजी में भी आज तक फरामोश नहीं कर सकी हूँ, और आप लोग मुझे नाज़रीन बेगम के नाम से जानते हैं। मगर मुझे याद है कि जब मैं छोटी सी थी तो अम्मा और अब्बा के अलावा कुछ वाकफ़कार भी मुझे नादो के नाम से पुकारते थे। आप शायद यकीन ना करें कि मेरा बाप उस वक़्त सब्ज़ी भाजी का ठेला लगाया करता था, और मेरे पड़ोस में बरकत अली नामी एक शख्स सह रहा करता था, और मैं उसे चाचा बरकते कहकर पुकारती थी, और बहुत प्यार करता था वह मुझसे। और वह एक लम्हे को खामोश हुई, और फिर एक सर्द आह भरकर बोली, यादें तो आती हैं और वजूद से कभी किनारा इख्तियार नहीं करती, और साए की तरह पीछा करती रहती हैं। मैं बरकत अली का नाम सुनकर तड़प उठा, और जैसे मेरे वजूद के नहा खानों में किसी नेज़े की अन्नी अचानक फंस कर टूट गई हो। नाज़रीन राजू से मुखातब थी, लेकिन मैं समझ चुका था कि उसका इशारा मेरी तरफ है। मैं उसकी खलश को महसूस करके दिल की तेज होती हुई धड़कनों पर काबू न पा सका। अब मेरा राजू के साथ वहाँ ज़्यादा देर रुकना मुनासिब नहीं था। मैंने नाज़रीन के चेहरे को गौर से देखा तो मेरा दिल डगमगाने लगा, और मेरे अंदर भी जवार बाटे की कैफियत तारी थी। एक लम्हे को मेरे कदम रुके, और फिर मैंने राजू का हाथ थामा, और तेज तेज कदम उठाता वह कोठी से बाहर आ गया। मुझे यकीन था कि नाज़रीन की बेचैन की नज़रों ने दूर तक मेरा ताक़ब दूर किया होगा, और मेरे जहन में बरकत अली का नाम सजाए बाज गश्त बनकर गुजरा था, और वो नाम किसी गैर का नहीं, मेरे मरहूम बाप का था। नाज़नीन की ज़ुबान से अपने बाप का नाम सुनकर मेरे ज़ख्म दोबारा ताज़ा हो गए। वो नाज़नीन नहीं बल्कि मेरी अपनी नाज़ो ही थी, और जिसे मैं वक़्त के भनूर में उलझकर बहुत पीछे छोड़ आया था। बचपन और जवानी के दरमियान साल हा साल का सफ़र इतना गिर्द आलूद था कि चेहरे धुंधला गए थे। यादें नाहमवार रास्तों से पीछो खाम में खोकर रह गईं, और उसने राजू की मौजूदगी में बड़ी खूबसूरती से अपने चेहरे का निकाब पलट दिया था। वो बावफा थी, खुशकिस्मत थी, और उसकी लगन सच्ची थी जो उसने मुझे पहले ही नज़र में पहचान लिया था। लेकिन मैं उसकी बातों का गलत मतलब अखज़ करके उस पर तंदिया जुमलों के नश्तर लगाता रहा। मैं उसे पहचानने से कासर ही रहा था, और पहचानता भी कैसे? मैं नाज़नीन पर नाज़ो होने का गुमान भी नहीं कर सकता था। शायद इसलिए कि मैं जिस नाज़ो से वाक़फ़ था वो बहुत भोली भाली और मासूम सी गुड़िया थी। हमारा बचपन एक साथ ही गुजरा था, और उस वक़्त हमें तलाशी रोज़गार या फ़िक्र माआश से कोई तल्लुक़ नहीं था। हम सारा दिन एक साथ खेला करते, और ज़रा बड़े हुए तो होश ने करवट ली, और शऊर बेदार हुआ तो रफ़ाक़तें मोहब्बतों में तब्दील हो गईं। पहले सब के सामने बरबला मिलते थे, फिर हिजाब और हया माने होने लगी। नाज़ो सर पर ओढ़नी डालने के बाद जैसे यकलक जवानी के सरहदों में दाखिल हो गई थी, और फिर हम चोरी छुपे खेतों में चले जाते, जहाँ किसी सायादार दरख्त के तले बैठकर बातें किया करते, और हमारी बातों का नक्श हमारे मासूम दिनों पर नक्श होता रहा।
مجھے وہ وقت بھی یاد آ گیا جب چشتیاں سے کراچی کے لیے روانہ ہوا تھا اور نازو نے اپنے مکان کی چھت پر چڑھ کر مجھے ہاتھ ہلا ہلا کر الوداع کہا تھا اور اس کی بھیگی نگاہیں تا دیر میرے وجود پر جمی رہی تھیں۔ مجھے بھولی بسری باتیں یاد آتی رہیں اور نازو نے اپنے گھر پر مولوی چراغ دین سے واجبی تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کا باپ بڑا محنتی، جفاکش اور دیانتدار آدمی تھا۔ اسے صرف پچیسی کھیلنے کا شوق تھا اور یہی شوق میرے والد کا بھی تھا، اور جس کی وجہ سے ان دونوں کی بہت گاڑی چلتی تھی اور نازو کا باپ مجھے پسند کرتا۔ لیکن وقت کا سیلاب مجھے خسو خاشاک کی طرح بھاگ کر دور لے گیا اور قدرت نے میری قسمت میں محرومیاں رقم کر دی تھیں۔ کچھ ایسی صورت یقیناً نازو کے ساتھ بھی پیش آئی ہوگی اور وہ نازو سے نازنین بیگم بن گئی اور اب اسے لباس پہننے اور خرامہ خرامہ چلنے کا سلیقہ آ گیا۔ اس کی معصوم غزالی آنکھوں میں حالات کی جادوگری اور سحر کی آمیزش شامل ہو گئی تھی۔ کوئلے سے ہیرا بننے تک اسے یقیناً بڑے صبر آزما مراحل سے گزرنا پڑا ہوگا، لیکن اب بہرحال شعلہ بن چکی تھی اور اسے احساس ہو چلا تھا کہ اس کی نگاہوں کی تپش پتھر کو بھی پگھلا سکتی ہے۔ پلکوں کی ایک ایک جنبش سے اس نے دلوں پر بجلی گرانے کا انداز سیکھ لیا تھا۔ پہلے وہ ایک معصوم پرندہ تھی، لیکن اب ایک کامیاب شکاری کی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ قطرے سے گوہر بننے تک اس کی روح کی پاکیزگی کو ضرور روندا گیا ہوگا اور اس کی معصوم خوابوں کی کرچیاں اس کے وجود میں کہیں نہ کہیں ضرور پیوست ہو گئی ہوں گی۔ زمین سے آسمان تک کا سفر طے کرنے کی خاطر اس نے خون اشام درندوں کے سامنے ہاتھ بھی ضرور جوڑے ہوں گے اور پھر لٹ جانے کے بعد انتقامی جذبوں کی خاطر بدلتے حالات سے مفاہمت کر لی ہوگی۔ اگر میرا اندازہ درست تھا تو پھر ہم دونوں ہی ایک کشتی کے سوار تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس نے مجھے فراموش نہیں کیا تھا اور پہلی نظر میں شناخت کر لیا، اور میں اس کے دل کی گہرائیوں میں جھانک کر اس کی اصلیت نہیں جان سکا تھا۔ میرے ذہن میں گرم آندھیوں کے جھکڑ چل رہے تھے اور میں اندر کہیں کوئی پرانی بھٹی پر بھڑک اٹھی تھی اور جس کے شعلے مجھے جھلسا رہے تھے اور عجیب عجیب سے خیالات ابھر کر آپس میں گڈ مڈ ہو رہے تھے۔ میں نے چشتیہ میں ایک بار ایک کچی گلی کو پکی سڑک بنتے دیکھا تھا اور میرے ذہن میں وہ کثافت امیز مراحل گھومنے لگے اور جس سے گزر کر سوندھی سوندھی مٹی کی مہک تار کول میں لتھڑنے کے بعد سڑک کے روپ میں سامنے آئی تھی اور میرا دل پر آریاں چلنے لگیں۔ مجھے وہ معصوم اور بھولی بالی نازو یاد آ گئی جس نے شہر جانے کی خبر سننے کے بعد کئی بار رو رو کر مجھے روکنے کی کوشش کی تھی اور اس نے روندی ہوئی آواز میں کہا تھا، شہر جانے کا خیال دل سے نکال دے شیدے، اور میرا دل گھبرانے لگتا ہے۔ پریشان کیوں ہوتی ہے نادو؟ اور میں کوئی ہمیشہ کے لیے تو نہیں جا رہا، اور میں نے اسے سمجھانے کی خاطر کہا تھا 5 سال تو چٹکی بجاتے گزر جائیں گے اور پھر جب میں بڑا آدمی بن کر جاؤں گا تو تیرا باپ خوشی خوشی تجھے میری جھولی میں ڈال دے گا۔ سنا ہے کہ شہر جا کر لوگ انسانوں کے سمندر میں گم ہو جاتے ہیں، اور اس نے معصومیت سے پوچھا، اور کیا وہاں بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے؟ جب تو میری رانی بن کر چلے گی تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اور میری بات سن کر وہ ایک لمحے کو چھوئی موئی کے کسی معصوم پودے کی طرح اپنے وجود میں سمٹ گئی اور پھر سوچ کر بولی، یہاں کس بات کی کمی ہے اور جو تو شہر کی طرف بھاگنے پر تول رہا ہے؟ شہر جا کر انسان ڈھیر ساری دولت کما لیتا ہے، اور میں نے اسے باور کرایا اور روپے میں بڑی طاقت ہوتی ہے اور اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ سچ؟ اور اس نے حیرت کا اظہار کیا اور پھر کچھ سوچ کر بولی، روپیہ کمانے کے بعد تو میرے لیے کیا خریدے گا؟ ٹیکا۔ اور میں نے اس کے کشادہ پیشانی پر نظر ڈالی، اور ٹیکا سج جانے کے بعد تیری یہ سونی پیشانی سرسوں کے کھیت کی طرح لہلہانے لگے گی، تیرے بنا دل نہیں لگے گا۔ اور اس نے دل کی گہرائیوں سے جواب دیا اور پھر بولی، چاچا برکتے بھی تو یہاں محنت مزدوری کر کے روزی کماتا ہے اور تو بھی اس کے ساتھ شامل ہو جا، اور ایک ساتھ مل جل کر رہنے کی برکت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ لیکن میں نازو کی بات نہیں مانی تھی، اور اب ایک طویل عرصے کے بعد میں نے اسے دیکھا تھا تو پہچان نہ سکا۔ حالات نے اسے معصوم ٹہنی سے ایک تناور درخت بنا دیا تھا اور اسے وہ سب کچھ حاصل ہو گیا تھا جسے پانے کی خاطر ڈاکٹر بننے کے ارادے سے میں شہر آیا تھا۔ اس کے ظاہر و باطن میں اتنا تضاد آ گیا تھا کہ میں اسے شناخت نہ کر سکا، لیکن اس نے میرے اندر ہونے والی ٹوٹ پھوٹ کے باوجود پہچان لیا تھا، اور شاید اس کے جذبوں کی سچائی تھی۔ بلندیوں پر پرواز کرنے کے باوجود ایک ذرہ اس کے ذہن میں محفوظ تھا، اور وہ ذرہ میں تھا، اور جسے اس نے زندگی کے خاردار آبلہ پر
आबला पार चलते हुए थी, अपनी गिरहरी पलकों की ओट में बड़ी हिफाजत से छुपा रखा था। राजू ने मुझे घर आने की इतला दी तो मेरे ख्यालात का शिरादा टूट कर बिखर गया और मैंने राजू से कोई बात नहीं की और गाड़ी से उतरकर तेज तेज सीढ़ियां अबूर करके अपनी ख्वाबगाह में आ गया। मुझे इस वक्त कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और मेरा ज़हन इन हालात के बारे में उलझ रहा था जिन्होंने नाज़ो को नाज़रीन बनने पर मजबूर किया था। लिबास तब्दील करके मैं बिस्तर पर दराज हुआ तो राजू दस्तक देकर अंदर आ गया और वह तजर्बेकार था। रास्ते भर मेरी खामोशी उसके लिए यकीनन परेशान कुन साबित हुई होगी। क्या बात है बरादर, उसने आरामदायक कुर्सी पर बैठकर मुझे खरीदने की कोशिश की। आप खामोश क्यों हैं? नाज़रीन के बारे में सोच रहा हूं और मैंने रवानी में कह गया। ना सोचें, और मेरी बात का गलत नतीजा अखज़ करके मुस्कुरा दिया और उसके चाहने वालों की फहरिस्त बहुत तवील है। कुछ बातें अपने इख्तियार में नहीं होती और मैंने राजू की मैंने खेद मुस्कुराहट को दरगुजर करते हुए कहा, आप हुक्म दे। और वह बड़ी दरिया दिली पर उतर आया और नाज़रीन की बजाय नाज़रीनों के अंबार लगा दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, उस्ताद को संभालना आपका काम होगा। तुम नाज़रीन के बारे में क्या जानते हो? और मदबी दबान में मैंने सवाल किया, आप क्या मालूम करना चाहती हैं? और इस बार उसने मुझे टटोलती नज़रों से देखा। वो जो कुछ नज़र आती है वो नहीं है और मैं आपके ख्याल की तरवीद नहीं करूँगा। और वो पुरख्याल अंदाज में बोला, इस दुनिया में कोई भी लड़की अपनी मर्जी से चलकर नहीं आती और हम और आप जैसे शायज़ोर उसे यहाँ पर ज़बरदस्ती घसीट लाते हैं और फिर वो उसी रास्ते की मुसाफिर बन जाती है और वापसी का रास्ता इसलिए इख्तियार नहीं करती कि कोई उन्हें कबूल नहीं करता। मैंने राजू को हम ख्याल पाया तो माही भी आपकी मन तरफ उठा और वक़्त की इस गर्दिश के बारे में सोचने लगा जिसने नादू को अपनी बनूर लपेट में लेकर शमअ महफिल बना दिया था। और राजू की दूरबीन नज़रें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी और वो निगाहों के जरिए मेरे दिल की गहराइयों में उतरने की कोशिश कर रहा था। राजू, मैंने पैंतरा बदल दिया, और क्या तुम्हें उम्मीद है कि नाज़रीन अजमत बेग जैसे ज़माना शनास को अपने जाल में फांसने में कामयाब हो जाएगी? वो हमारे साथ दगा नहीं कर सकती। और राजू ने संजीदगी से जवाब दिया, उसे बखूबी इल्म है कि उस्ताद को नाराज़ करके सुकून से नहीं रह सकती। हो सकता है कि कोई मजबूरी उसके आड़े आ जाए। और मैंने नाज़ों के बारे में जानने की खातिर दूसरा रास्ता अख्तियार किया। मेरा मतलब है कि नाज़नीन जैसी औरतें खुद मुख्तार नहीं होती और कोई ना कोई उनकी निगरानी ज़रूर करता होगा, वरना ये सोने की चिड़ियाँ फिर भी फुट भी हो सकती हैं। आपका ख्याल गलत नहीं। और राजू ने मैंने खेत अंदाज में कहा, अपनी नाज़नीन बेगम बज़ाहिर आज़ाद पंछी नज़र आती हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि पिंजरे से बाहर निकालने से बेशतर उनके पर खींच दिए गए हैं। और मैं उस शख्स को भी जानता हूं जो नाज़रीन बेगम की कमाई भी खाता है और मूँछों पर ताव भी देता है। बड़ा ख़तरनाक आदमी समझा जाता है और उसने 10-12 गुंडे और बदमाश भी जमा कर रखे हैं। लेकिन एक पते की बात बताऊं आपको, जो आदमी इतना बेगैरत होकर औरत की कमाई पर खम ठोके वो मर्दानगी का मुजाहरा नहीं कर सकता। दोस्त धड़ल्ले की बात और है। और वैसे एक बात सच है कि चौधरी नवाब ने नाज़नीन की बदौलत बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात बना रखे हैं और कुछ उन शरफा की वजह से भी मगरूर हो गया है, मगर उस्ताद को देखकर हमेशा दुम हिलाता हुआ किसी कोने खुदरे में दबक जाता है। चौधरी नवाब। और मैंने कुछ सोच कर पूछा, और वही तो नहीं जिसकी बाईं कंपटी पर गहरे जख्म का निशान है? आप वाकिफ ऐसे नहीं? और मैंने तेजी से बात बनाई, एक बार वो जेल में किसी से मिलने आया था और वहीं देखा था। मुझे अपने मंसूबे में नाकामी नहीं हुई और नाज़रीन के सिलसिले में मालूमात हासिल करने की खातिर मैंने जो दूसरा रास्ता अख्तियार किया था उसके पहले ही मोड़ पर चौधरी नवाज की मकरूह शख्सियत मेरे इल्म में आ चुकी थी। मेरे अंदर अथल पथल शुरू हो गई और नवाब में चिश्तियाँ ही का रहने वाला था और उसका बाप चौधरी नियाज अहमद दूध के कारोबार के साथ साथ पहलवानी भी करता था और दूध के कारोबार की वजह से उसका हल्का खासा वसी था। उखाड़े में उसके साथ जोड़ करने वाले उसे उस्ताद के लक़ब से नवाजते और अच्छा खासा नेक और मिलनसार आदमी था। 2 मंजिला इमारत में रहता था, लेकिन दौलत की भी उसके पास कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद दोस्तों और महल्ले वालों से हमेशा बड़ी इंकसारी से पेश आता था। लेकिन उसका बेटा नवाज अहमद खराब लड़कों की सोबत में रहकर वक़्त से पहले पुर्दे निकालने लगा था और दूध दही की बहताब ने उसे खासा सेहतमंद बना दिया था। इसलिए दूसरों पर रोब जमाने में पेश रहता, रास्ता चलती लड़कियों को छेड़ता और उन पर आवाज़ी कसना उसका महबूब मशगला था।
ایک بار اسی گندی عادت کے بدولت رات گئے 2 آدمیوں نے اسے اکیلے میں گھیر لیا، اور نواز احمد کی قسمت اچھی تھی کہ جو کچھ لوگ شور و گل سن کر اس کے بچاؤ کو آ گئے، ورنہ اسی رات اس کا قصہ پاک ہو جاتا۔ حملہ آوروں نے اپنے چہرے نقاب میں چھپا رکھے تھے، اور اس لیے کہ ان کی شناخت نہیں ہو سکی۔ البتہ فرار ہوتے ہوئے بھی وہ نواز احمد کی بائیں کمپنی پر چاقو کا اتنا گہرا زخم لگا گئے تھے جو ہمیشہ کے لیے اس کی شناخت بن کر رہ گیا۔ نیاز احمد کو خبر ہوئی تو اس نے حملہ آوروں کو تلاش کرنے کی بجائے نواز ہی کو دھن کر رکھ دیا، اس لیے کہ اسے اکثر اولاد کی کمینی حرکتوں کی رپورٹ ملتی تھی، اور اس مار کا اتنا اثر ضرور ہوا تھا کہ نواز احمد اپنے محلے میں سر جھکا کر چلنے لگا، لیکن دور دراز کے علاقوں میں اس کی بدماشیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ چودھری نیاز احمد نہیں چاہتا تھا کہ اس کا اکلوتا بیٹا اوباش لڑکوں کے ساتھ بدماشیوں میں اپنا وقت برباد کرتا پھرے، اور اس نے نواز احمد کو پڑھائی کے لیے باہر بھیجنے کی ٹھان لی۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور ایک روز چودھری نیاز کی دکان پر کچھ بہکے ہوئے شرابی آپس میں جھگڑ پڑے، اور نیاز احمد کے آدمیوں نے انہیں قابو کرنا چاہا تو ایک بندے نے نیفے سے ریوالور نکال کر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ پہلے نیاز احمد کا ایک ملازم گرا، اور پھر ایک سنسراتی ہوئی گولی نیاز احمد کے چراغ کو بھی گل کر گئی۔ باپ کی موت کے بعد نواز احمد نے دودھ کی دکان پر دھرنا جما لیا، اور اب وہ ہر طرح سے آزاد تھا۔